नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगा है। हर देश का रुख अब ईरान के लिए मायने रखता है। ऐसे में अब्बास अरागची ने रमजान के मौके पर एक संदेश जारी किया। उन्होंने खास तौर पर अफगानिस्तान की सरकार और वहां के लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ने आक्रामकता के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर ईरान का साथ दिया। अफगानिस्तान इस समय तालिबान के नियंत्रण में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके शासन को स्वीकार्यता नहीं मिली। बावजूद इसके ईरान ने खुलकर उसका धन्यवाद दिया। यह सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। जो देश ईरान के साथ खड़े हैं वही उसके असली साझेदार हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी ईरान के समर्थन में बयान दिया, लेकिन असल कहानी यह है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग इस पूरे समीकरण को बदल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी अरब पहले से ही ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ एक पोस्ट का नहीं, बल्कि इस जंग में भू राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है। ईरान इस वक्त कौन हमारे साथ और कौन नहीं के सिद्धांत पर चल रहा है। वहीं पाकिस्तान के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल है। एक तरफ उसे ईरान जैसे पड़ोसी के साथ संतुलन बनाए रखना और दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे करीबी सहयोगियों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को भी मजबूत करना। कुल मिलाकर पाकिस्तान भारत की चाल चलने की कोशिश कर रहा है, भारत की कूटनीति को अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर कौवा दो पंख लगा ले वो मोर नहीं हो सकता। और इसीलिए पाकिस्तान शायद सऊदी अरब और ईरान दोनों से अपने ट्रस्ट को खो देगा। सवाल इन सब के बीच में यह है कि क्या वाकई में एशिया के अंदर की भी स्थिति बदल रही है और क्या भारत लीडिंग पोजीशन में आते हुए ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को घेरने की और एक्सपोज करने की रणनीति पर काम कर रहा है। आज बात इसी में। दरअसल पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा चाहिए। आईएमएफ से पैसा चाहिए तो अमेरिका की गोद में जाकर बैठना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिका की गोद के अंदर सऊदी अरब भी बैठा हुआ है, तो इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ वो भूल गया कि ईरान एक लंबे वक्त तक उसको सपोर्ट करता रहा, चाहे वो लॉजिस्टिक सप्लाई हो या आतंकवाद ही सप्लाई करना हो। क्या वाकई में अफगानिस्तान पर जो अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान की राहें मुश्किल होने वाली है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अनुपम जेटली जी, एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ में हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी हैं। शुरुआत विक्रांत जी आपके साथ। क्या वाकई में ईरान, इजराइल और अमेरिका की ये वॉर एशिया के अंदर का जो संतुलन है उसको भी एक बार नए सिरे से गढ़ने की तैयारी कर रहा है, और क्या इस केस में पाकिस्तान फंस रहा है? देखिए, पाकिस्तान अपनी नीतियों के कारण बहुत बुरा सा फंसा हुआ है। 4 फैक्टर्स हैं वहाँ पे। अमेरिका के साथ वो अपनी नज़दीकी दिखाता है, और अमेरिका अभी हमने देखा ही था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से मुनीर के दौरे हो रहे थे, वहाँ पे ट्रंप के साथ गलबैयाँ हो रही थी, ट्रंप भी पाकिस्तान के लिबरल हो रहे थे, तो ये दिखाया जा रहा था कि हम यूएसए के कैंप के साथ हैं। उससे चाइना नाराज़ हो रहा था। चाइना ने वहाँ सीपेक अपना एक्सपेंशन कर रखा है और वहाँ पर बलूच जो विद्रोही हैं वो भी उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, तो उसको लेकर के चाइना वहाँ नाराज़ चल रहा था। उसी दरमियान इन्होंने सऊदी अरब के साथ अपना एक नाटो जैसा पैक्ट करने की, रक्षा समझौते की बात करी और कहा साथ लड़ेंगे और साथ मरेंगे। अब वहाँ ईरान सऊदी अरब के ऊपर मिसाइलें डाल रहा है, लेकिन वो समझौते का क्या हुआ ये अभी तक कुछ नज़र, ज़मीनी हकीकत उसकी कुछ नज़र नहीं आ रही है। और उसी वक्त साथ ही साथ अफगानिस्तान के ऊपर जो उन्होंने हरकत करी है, एक हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने अटैक किया और उसमें 400 लोग मारे गए हैं, इसके अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत एंगर क्रिएट हो गया, बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर। और वहाँ जो मौलाना अखुंज़ादा हैं जो तालिबान के प्रमुख है, और एक और जो मौलाना है, उन्होंने वहाँ पे अब जिहाद की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप शस्त्र लेकर, हथियार लेकर के, और कुछ नहीं तो आप दुआ करके ही इस जिहाद के अंदर आप शामिल होइए। तो अब जो अफगान लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ने वाले हैं नहीं। तो इन सबके बीच में पाकिस्तान बहुत बुरा सा फंस गया है। अच्छा, अब तक क्या हो रहा था, ईरान ने, आप देखिए जितने तमाम सुन्नी देश हैं वहां सब जगह उसने अटैक किया। बिल्कुल। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, पाकिस्तान पर नहीं किया था। पाकिस्तान पर नहीं किया था। उसका एक अमेरिकन लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान के अंदर। यस, उसका एक अंदेशा ये था कि हो सकता है कि चाइना जो इंटेल ईरान को दे रहा हो, उसके बदले में, उसके एवज में वो अपने सीपीईसी जो थी उसकी रक्षा कर रहा था।
दूसरा, पाकिस्तान को यह भी डर था कि अगर ईरान के साथ हमने कुछ भी बैर लिया तो जो बलूचिस्तान में जो लड़ाके हैं उनको अगर ईरान ने सपोर्ट कर दिया तो वो पूरा एरिया इनके हाथ से चला जाएगा। तो उसको सोच करके पाकिस्तान वहां डबल गेम खेल रहा था। उधर सऊदी अरब भी उससे नाराज चल रहा है। तो पाकिस्तान अब बुरी तरह से फंस चुका है, वो अमेरिका का साथ दे या चाइना का साथ है, दोनों में से एक को चुनना। अब मैं जाकर उसको समझ पा रहा हूं कि भाई मुनीर जैसे व्यक्ति को ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में क्यों बुला रहे हैं, क्यों दावत दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर में तैयारी हो चुकी थी कि भाई ईरान पर हमें मैसिव अटैक करना है। वो उस वक्त पाकिस्तान वाया पाकिस्तान के इस अंदर से हम कितने लॉन्चिंग पैड के जरिए ईरान को इस मोर्चे से घेर सकते हैं, शायद ये डील मुनीर के साथ हुई होगी। आप उस वक्त की अगर खबरों पे ध्यान देंगे, अपन ने शायद इस पे चर्चा भी की थी, जब मुनीर वहां गए थे तो ट्रंप ने बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल के अंदर इंटरेस्ट शो किया था। बिल्कुल, वो इंटरेस्ट रेयर अर्थ मिनरल पे नहीं था, वो था बलूचिस्तान की जो जियो लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके अंदर इंटरेस्ट था कि ईरान पर जब हमला करेंगे तो बलूचिस्तान का जो एरिया है, उनका जो एयर स्पेस है, उसको हम यूज कर पाए। और ईरान ने जब शुरुआती हमले हुए थे तब इस बात का अंदेशा दिखाया भी था कि अमेरिका ने उनके एयर स्पेस को यूज किया है। जी, कर्नल अनुपम जेटली जी, भारत अफगानिस्तान के साथ है, बहुत पुराने रिलेशन है, उसको मेंटेन कर रहा है। वर्तमान में भी बहुत से लॉजिस्टिक सप्लाई भारत अफगानिस्तान को कर रहा है। अब ईरान भी आकर खड़ा हो गया। इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए, एक तरफ हम देख रहे थे कि गल्फ कंट्रीज के अंदर शायद शिया और सुन्नी जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने सारे अपने पड़ोसी सुन्नियों के एयरबेस को अटैक किया, वहां से वो परेशान हो गए, उन्होंने उनको दुश्मन मान लिया और यहां तक कह दिया कि भाई अमेरिका इसको खत्म कर दे, ये हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहा है। क्योंकि हमास, हिजबुल्ला और हुती ये सब ईरान से ही पनपते हैं। सारे शिया हैं और सारे शिया हैं, शिया मिलिशिया हैं जी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुन्नी बाहुल है, अफगानिस्तान सुन्नी बाहुल है। और ऐसे में अगर शिया बाहुल है ईरान, अफगानिस्तान आके खड़ा होता है तो इससे एशिया पर इंपैक्ट क्या हो? विजेंद्र, सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस समय हमारे सामने है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक नया ऑर्डर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वो समय गया जब ट्रंप सोचते थे कि एक यूनिलेटरल उनकी फोर्स रहेगी और एक तरफा वो पूरे देश, पूरे दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे। अब एक मल्टी डायमेंशनल फोर्सेस जो सुपर पावर्स हैं वो बन रहे हैं, रीजनल फोर्सेस खड़ी हो रही हैं और इससे अमेरिका को बहुत परेशानी है। अब आपके सवाल पर अगर हम देखें तो केवल एक ईरान है जो शिया है, बाकी सारे सुन्नी हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ईरान के पूर्वी बॉर्डर से लगते हैं। अगर आप देखें तो ईरान के पूर्वी बॉर्डर पर सबसे नीचे पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान, उसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान और फिर आ जाता आपका कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बाद अजरबैजान, टर्की और ईराक। अब अगर आप देखें तो उसको विश्वास है, हालांकि पाकिस्तान ने भी बहुत कड़े शब्दों में अमेरिका और इजराइल के अटैक की ईरान के ऊपर निंदा करी थी, फिर भी उसने इस समय अफगानिस्तान का साथ क्यों दिया? क्योंकि उसे अपने आगे स्ट्रेटेजिक समझौते और स्ट्रेटेजिक हालात देखने हैं। चाइना के रहते पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, ग्राउंड फोर्सेस ईरान में नहीं भेज पाएगा, ये यकीन है। दूसरी बात, आ गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है उसको उसने अपनी तरफ किया है और अफगानिस्तान के जो तालिबान लड़ाके थे उनको अमेरिका के खिलाफ हथियार भी ईरान में बने हुए दिए जा रहे थे। तो इनके काफी साठ-गांठ आपस में, और वो वैसे ही अमेरिका का सताया हुआ है। उसके बाद आप देखें तुर्कमेनिस्तान रशिया का पूरा स्टूज है, वो किसी भी हालत में अपनी जमीन से यूएस की फोर्सेस को ईरान पर नहीं जाने देगा। अजरबैजान जो है वो यूएस के कभी साथ नहीं रहा, क्योंकि यूएस आर्मीनिया को उसका जो दुश्मन है उनको सपोर्ट करते रहे। फिर आ गया टर्की। टर्की न्यूट्रल हो गया, उसने ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया है। तो अगर आप देखें तो इस समय ईरान ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, ये कह के कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं और ये पाकिस्तान का हमला बहुत गलत है और इस पाक रमजान के महीने में नहीं होना चाहिए। अब सर एक और सवाल मेरा इससे आपको कनेक्ट करते हुए कि भाई हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पास मैसिव वेपन्स हैं। आज ही उसने 5000 टन का जो बंकर बस्टर बम है वो गिराया है। मेरा सवाल ये कि क्या इस वॉर के अंदर जब तक कि ग्राउंड फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होगी,
क्या कोई परिणाम हो सकता है? क्योंकि आप जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस दे रहे हैं और ये जो सारी चीजें बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं ग्राउंड के लिए कि भाई ग्राउंडेड फोर्सेस जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी और इलाकों को कैप्चर करेंगी। अब अगर ये नहीं हो रहा है तो मानकर चलें कि भाई या तो समझौता होगा या वो रूस यूक्रेन की तरह लंबी खींचेगी और ईरान ने अपने उन इलाकों को सिक्योर कर दिया है जहां से अमेरिकी सेना एंट्री कर सकती थी। 6 मार्च के बाद से तकरीबन हर रोज IL-76 रशिया के ईरान में लैंड कर रहे हैं, जो कि दवाइयां, बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है वो है, और मिलिट्री हार्डवेयर पहुंचा रहे हैं। चाइना अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम उनको दे रहा है। ये लड़ाई यूक्रेन की तरह बहुत लंबी खिंचने वाली है, परंतु हां, किसी भी हालत में जब तक ग्राउंड फोर्सेस नहीं जाएंगी तब तक ये युद्ध निर्णायक रूप में नहीं पहुंचेगा। और ईरान की फौज, IRGC और उनकी जो कन्वेंशनल आर्मी है वो इसके लिए पूर्णतः तैयार है, क्योंकि ईरान की जमीन उनको ये एक एडवांटेज देती है कि US फोर्सेस का वो पूरी तरीके से नाकाम कर सके। अब रह गई बात कि क्या एयर और नेवी बेसिस की ताकत पर ईरान को काबू किया जा सकता है। ये लड़ाई जो है ये युद्ध के नए डॉक्ट्रिन्स बना रही है। 13, 14, 30 मिलियन के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद दुनिया को, समुद्रों को कंट्रोल करते थे, ईरान की सस्ती मिसाइल और ड्रोन के हमलों के रहते उनको तकरीबन 300-400 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। तो जो हथियार अपने को नहीं बचा पा रहा है वो ईरान पर कितना काबू करेगा, ये एक सोचने की बात है। और मुझे नहीं लगता कि केवल बॉम्ब गिराने से या हवाई हमलों से ये युद्ध सुलझ सकता है। अगर ये होता तो रशिया शायद यूक्रेन को 3-4 साल पहले काबू कर लेता। हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गौरीशंकर जी, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं और मैं चाहूंगा बिना लाग लपेट के सीधा जवाब आप दें। क्या वाकई में हम एशिया के अंदर चाइना की जो मोनोपोली थी इन्वेस्टमेंट के जरिए देशों के अंदर घुसने की, उसके अगेंस्ट एक रणनीति का हिस्सा ये बन रहा है जिसमें ईरान के जरिए भी अफगानिस्तान को सपोर्ट ये भारत की मंशा पर निर्भर कर रहा है? और क्या हम फ्यूचर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो या कोई और अपना पड़ोसी देश जो अभी तक चाइना के हिसाब से चल रहे थे, वो अगले 5-7 साल में भारत के हिसाब से चलते हुए नजर आएंगे और ये एक नया ऑर्डर होगा जो एशिया का होगा। विजेंद्र जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। अभी जो है इनकी चाइना का जो खोखलापन है वो थोड़ा एक्सपोज होता चला जा रहा है। वो किसी भी देश के साथ खड़ा होके चल नहीं पाया है। आप वेनेजुएला में देखिए, उन्होंने वेनेजुएला को अबेंडन कर दिया। बिल्कुल। अभी आप ईरान को देखिए, ईरान को वो कोई मदद नहीं कर पाए। बिल्कुल। अभी अफगानिस्तान को भी कोई मदद पहुंचाने में वो समर्थ नहीं हुए पाए। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत जो है ईरान को मेडिसिन पहुंचा रहा है, अफगानिस्तान को हमने साथ दिया है और अफगानिस्तान को मदद करेंगे। तो भारत जो है एक रिलायबल पार्टनर है जो किसी भी समस्या के समय आपको साथ खड़ा नजर आएगा। जबकि चाइना जो है वो आपको छोड़ के बिल्कुल पीछे हट जाएगा। अगर उनका हित होगा तो वो साथ देंगे, उनका हित अगर नहीं होगा तो वो बिल्कुल आपको साथ नहीं देंगे। ये जो मैसेज है वो सभी हमारे पड़ोसी देशों को बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये देश चाइना से धीरे धीरे अपनी दूरी बना लेंगे और भारत के साथ ज्यादा करीबी रिश्ते इन सभी देशों के बनेंगे। सर, एक और सवाल, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि जो चाइना के पॉलिसी है विस्तारवाद है और भारत के पॉलिसी विकासवाद है? हम किसी देश को कब्जा नहीं करते हैं, हम वहां जाकर एंक्रोचमेंट नहीं करते हैं, चाइना करता है। एक वक्त तो ऐसा आता है ना कि देश को पता चलता है कि वो धीरे धीरे वो गुलाम होते जा रहे हैं और हम उस बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। मैक्सिमम कंट्रीज जहां अगर बॉर्डर लाइन क्रॉस की तो चाइना के गुलाम, और अगर यहां से वापस आ गए तो अपने स्वाभिमान के साथ आगे खड़े रहेंगे। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये दो चीजें और हैं चाइना का। एक तो डेट ट्रैप में उनको बांध देना,
रिंग देना पहले और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लेना। बिल्कुल जैसे श्रीलंका में उन्होंने हम्बनतोता पोर्ट को ले बिल्कुल। लिया। और दूसरी चीज है कि वो लॉन्ग टर्म लीज अफ्रीका में ले रहे हैं। उन लीज का मतलब यह है कि बेसिकली वो वहां की जमीन हड़प रहे हैं। बिल्कुल और ये मैसेज वहां की जनता को बड़ा स्पष्ट रूप से पहुंच रहा है। यही मैसेज लैटिन अमेरिका में पहुंच रहा है। ओके। चाइना के साथ क्या है कि जो बड़े ऐसे ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं जिनको बहुत बड़ा ब्राइब दे देता है चाइना, वो उनके साथ फिर भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको देश की और जनता की परवाह नहीं होती ठीक है। है। तो इस तरह से इन्होंने अफ्रीका में कई रूलर्स को खरीद लिया है। ठीक है तो सर, ये वापस एक अलग ठीक है, चीज वापस है। मैं आपके पास आ रहा बाकी ये हूँ। मैसेज विक्रांत सिंह जी, क्या वाकई में अफगानिस्तान में जो घटा वो एक तरीके से पाकिस्तान की आतंकवादी फैक्ट्री का एक नमूना रहा, या जो तालिबान ने किया पिछले कुछ वक्त में और जो बलूच और खैबर के इलाके के अंदर हो रहा है, उसको लग रहा है कि अगर तालिबान पर अटैक नहीं किया गया, मैसिव अटैक, तो फिर पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं उससे बचाने के लिए, या उसको पीछे से कोई कह रहा है कि भाई आप इधर प्रेशर को क्रिएट कीजिए क्योंकि भारत उधर सपोर्ट करता है। देखिए, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान कुछ नहीं है और पाकिस्तानी सेना सब कुछ है। तो जो मुल्ला मुनीर है वो पाकिस्तान को चला रहा है, ये सबको पता ही है। मुनीर ने वहाँ पे जाकर के सऊदी अरब से पैक्ट किया। अब वो वहाँ पर ना जाना पड़े, उससे बचने के लिए वो तालिबान से एक फ्रैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज होना चाहता है ताकि उनको दिखा दे कि भी हम खुद भी एंगेज, हम आपकी मदद करने कैसे हैं और आप भी हमारी मदद करने नहीं आ रहे। आप भी हमारी मदद करने नहीं आ रहे। तो वो एक वहां पे एक मैन्युफैक्चर्ड एक इवेंट बनाना चाह रहा है वो, ताकि वो उनको सऊदी अरब को समझा सके, उनको बता सके कि मैं आपकी हेल्प करने इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि मैं तो अफगानिस्तान में खुद एंगेज हुआ बैठा हूं, मैं आपकी हेल्प करने कैसे आऊं। अच्छा, एक बड़ी अजीब चीज है वहां पाकिस्तान के, पाकिस्तान सुन्नी नेशन है, लेकिन वो जो बॉर्डर एरिया वहां जो लड़ाके हैं वो शिया है, और उधर अफगानिस्तान के अंदर जो लड़ाके हैं वो सारे सुन्नी है। पाकिस्तान इसलिए भी शिया समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता। उनकी पॉपुलेशन लगभग 20 से 25% है वहां पे, और लड़ाकों के अंदर वो लगभग 40 से 50% वहां शिया लड़ाके हैं, तो वो उनको भी नाराज नहीं करना चाहता। तो ये धीरे धीरे पाकिस्तान, विद इन द पाकिस्तान, शिया सुन्नी संघर्ष के अंदर ये तब्दील होता जा रहा है। एक और चीज जो वहां पे है कि जैसा भी गौरीशंकर जी गुप्ता साहब ने बताया कि चाइना के ऊपर अब रिलायंस धीरे धीरे सबका खत्म होता जा रहा है। ईरान को भी ये चीज समझ में आ गई है, और ईरान को ये भी पता है कि एयर स्पेस पे अब इजराइल की सुप्रीमेसी आज नहीं तो कल मेंटेन हो जाएगी, वो लंबे टाइम तक उसको नहीं कर पाएगा। तो रशिया से एक लैंड कनेक्ट बना रहे, इसके लिए भी वो अफगानिस्तान को प्रेज कर अफगानिस्तान को अपने पाले में लाना चाहता है, ताकि रशिया से निर्बाध उसको जो सप्लाई है वो वहां से उसको होती रहे। तो ये भी एक डायमेंशन है, इसकी वजह से भी ईरान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। ठीक है, अनुपम जेटली जी, मैं इसको जितना समझता हूं ना सर, मुझे ऐसा लगता है ये सब स्क्रिप्टेड है। ये एशिया के अंदर चाइना के दबदबे को कम करना, चाइना की पावर को ऑल ओवर दुनिया वर्ल्ड के अंदर कम करना, चाइना का जो एक कहते हैं ना कि जैसे दीमक फैलती है जो दुनिया के अंदर फैल रही है, उस पर क्या है वाकई में पेस्टिसाइड की तरह है कि चाइना को चाइना के अंदर कंट्रोल करके रखिए, बाकी सारी जगह जहां चाइना अपनी पावर को फैला रहा है वहां सबको न्यूट्रलाइज कीजिए, और ये वॉर कुछ उसी तरीके से चल रही है। शायद ऐसा अगर हो पाए तो बहुत अच्छा है, मगर मुश्किल लगता है विजेंद्र। चाइना बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। अमेरिका क्यों कंट्रोल कर रहा था दुनिया को? क्योंकि उसके पास आर्थिक ताकत थी। अमेरिका हमले पर क्यों गया? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने 2026 में डॉलर की सेल से पेट्रोल को बंद किया, और उसने कहा हम अमेरिका को अब कोई डॉलर हर टैंकर की सेल का नहीं देंगे, और उन्होंने जो है युआन में अपना सौदा शुरू किया। ईरान ने यह भी कहा कि अगर कोई भी देश मुझसे युआन में सौदा करता है तो मैं उसके टैंकर्स को हॉर्मुज से निकलने दूंगा। तो ऐसी हालत में ये जब एक और बयान ईरान की सरकार की तरफ से आता है कि हो सकता है हम अपनी जमीन पर विदेशी ताकतों को अड्डे बनाने की सहूलियत दें, तो ये विदेशी ताकत कौन सी होंगी? जो अमेरिका के खिलाफ है, चाइना या रशिया। हिंदुस्तान को अभी इस हालात में वो नहीं देख रहा, वरना चाबहार हमारे से नहीं लिया जाता। तो ऐसी हालात में चाबहार हमसे कब लिया? देखिए, चाबहार में हमने 14,000 करोड़ जब इन्वेस्ट किया तो अपनी मर्जी से तो छोड़ के नहीं आए होंगे। इतना इन्वेस्टमेंट करके कुछ तो प्रेशर रहा होगा,
अभी भी कहां छोड़ कर आए हैं सर? प्रतिबंध है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर भी नहीं है, वो ईरान पर प्रतिबंध है बेसिकली। हम क्यों प्रतिबंध किसी का माने? जब हमारा पैसा और हमारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं तो हम क्यों किसी की बात मान रहे हैं? मैं इस पे ज्यादा आगे बहस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा विषय जो है वो केवल राजनीतिक नहीं, बड़ा इशू है सर। एक मिनट सर, बस माफी के साथ मैं रुक रहा हूं। गौरी शंकर जी, मेरे पास जो अपडेट है वो ये कहती है कि भाई चाबहार पे अभी भी हमारा काम चल रहा है और इस पूरे वॉर के दौरान चाबहार का जो हिस्सा हम कंट्रोल करते हैं, बहेती क्या नाम है सर, बहेती शायद, जो पोर्ट का इलाका है, वहां कोई अटैक नहीं हुआ है। क्या हमने चाबहार को छोड़ दिया है क्या गौरी शंकर जी? नहीं, देखिए मेरी जानकारी ऐसी है विजेंद्र जी की चाबहार को छोड़ा नहीं है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टमेंट अब हमने नहीं किया है। ठीक है, इस बजट में आप देखिए हमने उसके लिए प्रोविजन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे और अगर हम वहां इन्वेस्ट करेंगे तो अमेरिका के कुछ प्रतिबंधों को हमें झेलना पड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन जो हिस्सा हम हमारे कंट्रोल में है वो हिस्सा अभी भी हमारे कंट्रोल में है और हम उस हिस्से को आगे बढ़ा सकते हैं जब एक बार प्रतिबंध हट जाएंगे। ठीक है, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है कि जब तक उनके अगेंस्ट में प्रतिबंध हैं अमेरिका के, तब तक आप उसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक। और यही वजह थी कि इस बजट के अंदर चाबहार के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोविजन ठीक नहीं है, था। मतलब हमने टेम्पररी काम को रोका है। 10 साल का जो हमारा एग्रीमेंट है वो भी कंटिन्यू है और जैसे प्रतिबंध हटेंगे हम चाबहार का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, आप ये कह रहे हैं। ठीक है अनुपम जी, अब अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, ईरान जो है वो बड़ा क्लियर है कि अगर उसे विदेशी ताकतों को अड्डे देने हैं अपने पोर्ट पर या अपने एयर बेसिस पर या ज़मीन पर, तो वो या तो चाइना को देगा या रशिया को देगा। ये दो बड़ी ताकतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना जो है, जैसे हमारी कूटनीति आगे चल रही है, हम अपनी कूटनीति के हिसाब से देशों को जीत रहे हैं। और आज हम केवल किसी एक देश के साथ नहीं, हम अनेकों देशों के साथ हैं और जहां हमें सही लगता है हम उनके साथ हैं और जहां हमें गलत लगता है हम उससे दूरी बनाते हैं। यही गलती ये पाकिस्तान भी तो यही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि भारत अलग है और पाकिस्तान अलग है। एड ऑन और करता हूं विजेंद्र जी। बोलिए बोलिए। कल अफगानिस्तान के एक मंत्री ने, जो तालिबान के जो नेता है, उन्होंने कहा है कि जो तापी पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया वाली, उन्होंने कहा कि हम इस तापी पाइपलाइन को कट कर देंगे। इसका मतलब पाकिस्तान में जो भी सप्लाई आ रही है गैस और पेट्रोलियम, वैसे ही वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। और अगर तापी पाइपलाइन भी कट हो गई तो पाकिस्तान का सारा जो इकोनॉमिक जो है ना स्लो डाउन, वैसे ही तो बर्बाद इकोनॉमी है, वो और ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे। इसका तो भारत पर भी असर लेकिन पड़ेगा हाँ, सर। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन उन्हें साथ ही ये कहे कि हम इंश्योर करेंगे कि भारत को वो सप्लाई बाय रोड वहां से आ जाए, ये उन्होंने बोला है। दूसरा, मिडिल ईस्ट से उनका जो भी ट्रेड होता है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान के थ्रू होता है, उन्हें काम ट्रेड नहीं होने देंगे, एक भी ट्रक यहां से नहीं जाएगा। हो जाता है तो पाकिस्तान की कमर बिल्कुल वैसे भी टूटी हुई है, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और वो एकदम से डिसइंटीग्रेट होने की कंडीशंस में वहां पे आ जाएगा। लेकिन वहां पे अफगानिस्तान ने भारत के लिए जो बात बोली है उसी दौरान, और जो उन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है, दिस इज एक्चुअली द विन ऑफ आवर डिप्लोमेटिक पॉलिसी। और अब मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 या 6 साल पहले कहा था कि भाई ये दौर युद्ध का नहीं है, ये बुद्ध का है। और आप देखिए ना, आज बांग्लादेश के साथ सरकार बदलते हमारे रिश्ते काफी अच्छे हो गए, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, इस वक्त नेपाल के साथ वापस रिश्ते सामान्य होने की कोशिश हो रही है। और बाकी वो देश जो भारत के खिलाफ रहे या भारत के मामले में तटस्थ रहे, वो भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रख रहे हैं। जी बिल्कुल। अब जो नई दुनिया है उसमें हर एक देश, वो भारत सुपर पावर है या नहीं है, मैं उसमें उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आज कोई भी अपने आप को सुपर पावर कहना चाहता है या वो अपने आप को ये बताना चाहता है कि मैं दुनिया की एक पावर हूं, एक इमर्जिंग इकोनॉमी हूं, तो उसको भारत से अच्छे रिलेशन रखने ही पड़ेंगे। भारत से रिलेशन रखे बिना वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं कर सकता, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, या गल्फ नेशन हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या चाइना हो, कोई भी हो। ठीक है गौरी शंकर जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या हम वाकई में इसको भारत की कूटनीतिक जीत कहें या इसको हम इस नजर से देखें कि भाई भारत से बड़ा कंज्यूमर ही नहीं है दुनिया में कोई, और जिन जिन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है उन्हें एक बड़े कंज्यूमर की तो जरूरत है,
क्योंकि ये दुनिया मानिए मत मानिए, ये वॉर भी बाजार की वजह से चल रही है, बाजार पर एक अधिग्रहण की वजह से चल रही है। तो क्या भारत की एक बड़ी पावर उसका खुद का कंज्यूमर होना भी है? विजेंद्र जी, कंज्यूमर होना डेफिनेटली एक बड़ी पावर है, कोई डाउट नहीं उसमें, क्योंकि संसार की हर इकोनॉमी कोई ना कोई मार्केट ढूंढती है, चाहे वो चाइना हो चाहे यूएस हो, लेकिन वो अपने आप में अकेली पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि हमने पूरे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बड़े बैलेंस रूप से डेवलप किया हुआ है। ठीक है। अगर आज आप देखें ईरान और इजराइल के बीच में अगर कोई देश मध्यस्थता कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। ठीक। भारत जो है इजराइल के साथ भी बात कर सकता है, ईरान के साथ भी बात कर सकता है, यूएसए के साथ भी बात कर सकता है और गल्फ स्टेट के साथ भी बात कर सकता है। ठीक। एक्चुअली ईरान के राजदूत जो भारत में है, उन्होंने कहा है ये कि भारत चाहे तो इस युद्ध की समाप्ति करवा सकता है, लेकिन भारत जो है इस युद्ध के इसलिए नहीं पड़ रहा कि अगर मान लो आप उस युद्ध में मध्यस्थता करें और फिर आपको सफलता नहीं मिले, बिल्कुल, या ट्रंप साहब का मिजाज जो है थोड़ा बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, वो वहां कुछ कर दें, तो इसलिए भारत के लिए थोड़ा सा उसमें रिस्क रहता है। ठीक है। अगर भारत कोई बात करे और ट्रंप साहब उसको एक्स पे पता नहीं किस रूप में डाले, तो वो बड़ा बैकफायर कर सकता है। सर वो नाम तो उनको टासा ही रखना चाहिए, टी से, लेकिन वो ट्रंप नहीं होना चाहिए, वो टर्न होना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर दुनिया को समझना चाहिए कि भाई उनके नाम को ट्रंप लिखना बंद करे, टर्न लिखना शुरू कर दे। सर माफी के साथ मेरे पास वक्त की कमी है, थोड़ी सी एक फाइनल कमेंट अनुपम जी आपसे। और अगर अफगानिस्तान को पावरफुल बनाना है, पाकिस्तान के अगेंस्ट मजबूती से खड़ा करना है, तो सर वेपन की जरूरत होती है। भारत उसका एक बड़ा सप्लायर बन सकता है या बना हुआ है, या ईरान अब उसको लॉजिस्टिक सप्लाई करेगा? देखिए, जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से कूच किया अपनी फौज को लेकर, तब से हिंदुस्तान अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है और हमने बहुत बहुत ज़्यादा उसमें अपने आर्थिक रिसोर्सेज कमिट किए हैं। उनके हॉस्पिटल, उनके स्कूल्स, उनके सड़कें, उनके डैम, उनकी पार्लियामेंट, हमने सब कुछ बनाया है। और इसीलिए अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो पिछले साल हमारे पास हिंदुस्तान में भी आए हुए थे। दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान के थ्रू बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है विक्रांत जी, एक और सवाल आपसे, क्योंकि ये बस अचानक से जहन में आया जब ईरान के अंदर खैमेनेई की मृत्यु हुई और जब अटैक हुआ गाजा के ऊपर, तो भारत के अंदर छाती पीट कर रोने वाले लोग बहुत थे और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनका कोई रहनुमा चला गया। अब जब अफगानिस्तान के अंदर बेकसूरों के ऊपर गोले दागे गए और 400 से ज्यादा लोग मरे, मुझे कोई ऐसा दिख क्यों नहीं रहा है कि जो कहे कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया है, हम इसके खिलाफ हैं? देखिए, ऐसा क्यों नहीं? वो जो लोग थे ना, उनमें इंटीग्रिटी जीरो है। वो केवल भारत विरोधी और मोदी विरोधी स्टैंड रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इनको कोई समझ नहीं है, अच्छे बुरे से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं टेररिस्ट अटैक होता भी है तो वो ये देखते हैं कि टेररिस्ट अटैक किसने किया है और विक्टिम कौन है, इसके बेस पे उनके रिएक्शंस आते हैं। तो वो अपने नैरेटिव को गढ़ने में लगे हुए हैं। उनकी इंटीग्रिटी जीरो है, तो उन लोगों पे हमें ध्यान देना भी नहीं चाहिए। उनके लिए 400 लोगों की मौत होना मायने ही नहीं रखता है। मायने ही नहीं रखता। उनका मुसलमान होना भी मायने नहीं रखता है, उनका सुन्नी होना भी मायने नहीं रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई मायने नहीं रखता। वो अपने मतलब आंखों से आंसू और छाती को पीटना और सड़कों पर प्रदर्शन करना इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी घटना के अगेंस्ट मोदी विरोधी माहौल बनाया जा सकता है। बस इतना ही। एग्जैक्टली। और कहां से? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपम जेटली जी, शुक्रिया। गौरीशंकर जी आपका भी शुक्रिया। पाकिस्तान ट्रैप है, और ट्रैप इसलिए क्योंकि उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। शायद उसकी एक ही पॉलिसी है कि बस जहां से पैसा मिल जाए उसके साथ आकर खड़े हो जाए। लेकिन ये भारत का वाकई में एशिया के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंपैक्टफुल डिसीजन कि वो अफगानिस्तान को मजबूत कराए, क्योंकि अफगानिस्तान दरअसल खाड़ी देशों के लिए वो दरवाजा है जो अगर मजबूत हुआ तो भारत का व्यापार मजबूत होगा, और अगर वो कमजोर हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।